नमस्कार दोस्तों, सेठ साजूराम जी की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, यूं तो 3 बजे हमारी राजनीति की बातों का टाइम होता है, लेकिन अब कुछ दिन तक हम सेठ साजूराम जी की बातें करेंगे। बहुत सारे साथी कमेंट करके कह चुके थे कि सेठ साजूराम जी के बारे में बताएं, तो इन वीडियो से उन साथियों की डिमांड पूरी हो जाएगी और हम एक ऐसे महापुरुष को याद कर लेंगे जिनके बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है, जबकि हमें बहुत ज्यादा उनके बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो एक किताब है आप देख सकते हैं, ये इकलौती ऐसी किताब है जो सेठ साजूराम जी के जीवन पर लिखी गई है। जेके साहित्य ट्रस्ट द्वारा 2013 में लिखी गई इस किताब का भी यही मकसद था कि लोग उस व्यक्ति के बारे में जानें जो एक गरीब किसान परिवार में जन्मा और फिर देश का सबसे अमीर आदमी बना। इतना अमीर कि बिरला जी भी उनके ही मकान पर रहते थे और भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या करने के बाद भी इनके यहीं पनाह ली थी। आखिर एक गरीब किसान जाट परिवार में जन्मा आदमी सेठ कैसे बन गया, सेठ के नाम से विख्यात कैसे हो गया। आज जो हैसियत मुकेश अंबानी की हमारे देश में है, एक जमाने में उससे बड़ी हैसियत सेठ छाजूराम लांबा की हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सेठ छाजूराम जी ने जो कमाया उसको दोनों हाथों से समाज को लुटा दिया, दान धर्म किया, इसलिए सेठ बन गए। धन कुबेर सिर्फ जोड़ते हैं, लेकिन दानी लोग दान करते हैं। सेठ साजूराम जी की कहानी हमारी इस पीढ़ी को होनी ही चाहिए, इसलिए ये किताब लिखी गई थी दोस्तों, और अब ये वीडियो भी इसलिए बनाए जा रहे हैं। इस किताब के लेखक जेके वर्मा जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं और दैनिक भास्कर में हम एक साथ काम करते थे। किताब का जो आइडिया था वो कमांडेंट हवा सिंह सांगवान जी का था। उनकी ही ये कोशिशें थी कि भिवानी में एकमात्र प्रतिमा सेठ साजूराम लांबा जी की स्थापित हो पाई थी, जबकि उनके दिए हुए लाखों रुपए भिवानी में उस समय लग चुके थे। किताब लिखने की कोशिशों में मेरा भी एक गिलहरी योगदान था, इसलिए मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ जान पाया। अब आपके सामने उसको लाने की कोशिश मेरी रहेगी। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इन वीडियो को आप घर में जो बच्चे हैं या युवा साथी हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि सेठ साजूराम जी का जीवन हर किसी को प्रेरणा देता है। हम में से अधिकतर लोग सेठ साजूराम जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं। हमने सुना है कि वो दानी आदमी थे, अलगपुरा गांव में जन्मे थे, कारोबार के बूते सेठ कहलाए, आदि मोटी मोटी बातें तो हमने सुनी है, लेकिन हम इन वीडियो में उनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। बहुत गहराई से ये जानेंगे कि आखिर एक इंसान को कामयाब बनने के लिए कैसा उसूल रखने पड़ते हैं, कैसा व्यवहार रखना पड़ता है। पुराने लोग अगर किसी का परिचय लेते हैं तो पूछ ही लेते हैं कि तेरा निकास कहाँ से है भाई। हमारे पूर्वज फिर हम बताते हैं कि फला जगह से आए हैं। अगर सेठ साजूराम जी की बात की जाए तो उनके पूर्वज गोठड़ा ढाणी में रहते थे, जो बाद में गांव कहलाने लगा, और इस गांव में लांबा गोत्र के जाट रहने के कारण इस गांव को लांबा गोठड़ा गांव कहते हैं। यह गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है, आज भी है। 17वीं सदी में इनके दादा चौधरी धानाराम जी और बाकी जाटों की तरह ही लांबा गोठड़ा से पलायन करके हरियाणा के भिवानी जिले के तोसाम तहसील के गांव माऊ की ढाणी में आकर रहने लगे। यहाँ कुछ सालों तक वो रहे और छाजूराम जी के दादा चौधरी मनीराम जी माऊ की ढाणी छोड़कर फिर सरसा गांव में जा बसे। चौधरी छाजूराम के परदादा चौधरी धानाराम जी का देहांत माऊ की ढाणी में हो गया और कुछ वर्ष सरसा में रहने के बाद और ज्यादा उपजाऊ जमीन की खोज में छाजूराम जी के जो पिता थे चौधरी शालिग्राम जी सरसा से नारनौंद में आ गए। सरसा में ही फिर चौधरी छाजूराम के जो दादा थे मनीराम जी, उनका निधन हो गया और इसके बाद चौधरी छाजूराम जी के पिता नारनौंद को छोड़कर 1860 में अलगपुरा गांव में आ गए। यह गांव भिवानी जिले की तहसील भवानी खेड़ा के समीप भिवानी से हांसी जो मार्ग है उसमें 4 किलोमीटर उत्तर में यह गांव स्थित है, और इसी गांव में रहकर इनके पिताजी अपने पुश्तैनी धंधे यानी खेती बाड़ी करने लग गए थे, और इसी गांव में छाजूराम का जन्म 28 नवंबर 1861 को हुआ। अगर उनके गांव अलगपुरा की बात की जाए तो इस गांव का भी बड़ा गजब का इतिहास है दोस्तों।
लॉर्ड लेक ने 23 फरवरी 1803 को ही हिसार जिले के हांसी में स्किनर होर्स की स्थापना की थी। यह वीर सैनिकों की एक घुड़सवार सेना थी। इसी स्किनर होर्स ने कई लड़ाइयों में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अपनी सफलतापूर्वक सेवाएं दी थी। इन लड़ाइयों में जो इनको सफलता मिली उनसे कमांडिंग जनरल लॉर्ड लेक बहुत खुश हुए। उन्होंने स्किनर होर्स की बहादुरी में अपने खुद का पिस्टल भी उनको इनाम स्वरूप जेम्स स्किनर को भेंट कर दिया और कहा कि आप लोगों ने अपनी सेवाओं की बदौलत ब्रिटिश सरकार को अपना एक अहम योगदान दिया है, स्थान बनाया है, जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। अब आपकी आजीविका को स्थायी रूप दिया जाता है। इसके बाद जो कंपनी सरकार थी उस जेम्स स्किनर को हरियाणा के क्षेत्र था और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के 194 गांवों की जागीर 1805-1806 में पुरस्कार के रूप में दे दी, इनाम दे दिया उनको, और बहुत बड़ी जागीर मानी जाती थी उस समय। कर्नल जेम्स स्किनर 1809 से 1814 तक हिसार में रहे और उसके बाद वे हांसी में आकर अपनी एस्टेट की देखभाल करने लगे। उन्होंने बहुत अच्छी सूझबूझ उनके पास थी, अच्छे प्रबंधक भी थे, सरकार की ताकत तो थी उनके पास, और इसके कारण उन्होंने उस क्षेत्र से लुटेरे और जो असामाजिक तत्व थे वो खदेड़ दिए थे। इस क्षेत्र में पूरी तरीके से उन्होंने शांति स्थापित कर दी और जिसके कारण दूसरे क्षेत्र के लोग फिर यहाँ आने शुरू हो गए और जंगल को काटकर खेतीबाड़ी करना, उन्होंने पशुपालना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहाँ कई गांव बसे दोस्तों। प्रारंभिक दिनों में लोग यहाँ कच्चे और घास फूस की झोपड़ बनाकर रहते थे और जेम्स स्किनर की जो मृत्यु है 1841 में हुई, इनके 5 लड़के थे और इनका अंतिम जीवित लड़का अलेक्जेंडर स्किनर था जो इस जागीर की देखभाल करता था और इसने स्थायी तौर पर अपना जो मुख्यालय है वो हांसी में बना रखा था। 1887 में परिवार में इस पूरी जागीर को बांट दिया गया और हांसी के क्षेत्र की जागीर अलेक्जेंडर के हिस्से में आ गई। जो वर्तमान अलकपुरा गांव है उस समय इसमें 20-30 घर थे और 1857 का जो गदर हुआ उसमें ये लोग बड़सी चले गए थे। जब गदर असफल हो गया तो फिर इसी साल के अंत तक वापस लौट आए और उसी समय चौधरी छाजूराम के पूर्वज भी इसी गांव में आकर रहने लग गए। गांव वाले अलेक्जेंडर की जिम्मेदारी में खेतीबाड़ी करते थे, भूमि का लगान अपने मालिक अलेक्जेंडर को दे देते थे। समय आते आते इस गांव का नाम अलेक्जेंडरपुरा हो गया, फिर ये अलकपुरा हो गया, क्योंकि लोगों की जुबान पर अलेक्जेंडरपुरा नहीं चढ़ पाया, इसलिए अलेक्जेंडरपुरा की जगह फिर धीरे धीरे ये अलकपुरा गांव बन गया। इस वीडियो में बहुत बार लांबा शब्द भी आएगा दोस्तों, इसलिए लांबा गोत्र की थोड़ी बहुत कहानी भी आपको बताना चाहूंगा। लांबा फाउंडेशन एक वेबसाइट किसी ने भाई ने बना रखी जो लांबा गोत्री होगा, उसके अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे लव से इसका प्रचलन माना जाता है और वायु पुराण के 88 से 200 श्लोक में इसका जिक्र है। इसी लव के द्वारा लवपुर लाहौर बसाया गया और लंपाक जनपद की स्थापना भी हुई। इसी वंश जो सूर्यवंश इसको माना जाता है कि राजा बृहदबल को द्रोण पर्व 40 से 42 के अनुसार महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने मारा था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस वंश का एक समूह व्यापार कुशल होकर खत्री नाम से पंजाब में के व्यवसायी दल में सम्मिलित हो गया। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण मुझे नहीं मिला, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की। जाटों में लांबा गोत्र एक प्रमुख गोत्र है और इन लांबा वंशी जाटों की संख्या राजगढ़ बीकानेर के आसपास और कुछ गांव जयपुर में भी हैं। इनके अतिरिक्त लांबा वंशी जाटों के गांव मुजफ्फरनगर में कबीर का नगला, बिजनौर में बिसाठ, रतनपुर में हिमपुर, भाबड़पुर, शेरकोट, बदायूं में बगला, अगोल, सुनियाखेड़ा और हिसार में दौलतपुर, राजस्थान में चिड़ावा के नजदीक गोठड़ा, रोहतक जिले में धारोली, भिवानी तहसील के बावनखेड़ा में अलकपुरा और जिला महेंद्रगढ़ में बारडा, जिसको डालनवास गांव भी कहते हैं, लांबा गोत्र के जाटों के हैं। पलवल के पास अमरपुर गांव भी लांबा जाटों का है। दिल्ली प्रांत में भी कुतुबगढ़ गांव लांबा जाटों का है। अलकपुरा गांव में ही दानवीर सेठ छाजूराम लांबा जी का जन्म हुआ था। बारडा जो डालनवास गांव है उसके सूबेदार रीछपाल राम लांबा ने दूसरे वर्ल्ड वार में महान शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने विक्टोरिया क्रॉस, वीरता का सर्वोच्च जो इनाम था, वो उनको दिया था। सूबेदार रीछ रामपाल का जन्म 26 अगस्त 1899 को महेंद्रगढ़ जिले के बारडा डालनवास गांव में हुआ था और 26 अगस्त 1920 को सेना की राजपुताना राइफल पलटन में वो भर्ती हुए थे। दूसरे वर्ल्ड वार के समय वो अपनी पलटन के साथ लीबिया पहुंच गए
और उस समय तक वो सूबेदार बन चुके थे। लीबिया में तोबुक क्षेत्र के कैरेन मोर्चे पर जर्मन सेना से उनका मुकाबला हुआ था। वहां पर जर्मन सेना भारी तादाद में जुटी हुई थी। 7 फरवरी 1941 को आपकी कंपनी को इस कैरेन के जो मोर्चा था उस पर आक्रमण करने का आदेश मिला। राम रिचपाल सिंह ने अपनी कंपनी सहित 7 फरवरी को वहां पर आक्रमण कर दिया और उस समय कंपनी के कमांडर वो थे और सबसे आगे आने वाली प्लाटून के साथ चल रहे थे। शत्रु के साथ भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए प्लाटून सहित शत्रु के एक मोर्चे पर धावा कर दिया और हाथों हाथ संगीन की लड़ाई लड़ते हुए मोर्चा फतेह कर लिया। शेष कंपनी व पलटन को अलग थलग होते हुए भी आपने उसी रात को शत्रु के किए गए 6 धावों को भी असफल कर दिया। आपके जवानों की गोलियां समाप्त हो चुकी थी और वे शत्रु के घेरे में फिर आ गए थे। रिचपाल राम सिंह ने अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए उनका जो शत्रुओं का घेरा था उसको तोड़ते हुए पीछे पलटन में वो आ गए और 12 फरवरी 1941 को सूबेदार रिचपाल ने अपनी कंपनी सहित शत्रु के उसी मोर्चे पर फिर आक्रमण कर दिया। इन पर शत्रु का भारी व कारगर गोला बारूद गिरने लगा। रिचपाल सिंह लांबा ने अपनी कंपनी के सैनिकों को उत्साहित करते हुए निडरता के साथ आगे बढ़े और शत्रु के मोर्चे के निकट पहुंच गए। तभी एक गोला उनके दाहिने पैर को उड़ा दिया। कई गोलियां और भी लगी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। रणभूमि में घायल पड़े हुए ये वीर योद्धा अपने घावों की तनिक परवाह न करते हुए अपने सैनिकों को शत्रु पर टूट पड़ने का उत्साह देता रहा। उनके अंतिम शब्द थे, हम शत्रु का मोर्चा अवश्य लेंगे। इस प्रचंड वीरता के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो ने अपने हाथों से स्वर्गीय सूबेदार रिचपाल राम की धर्मपत्नी श्रीमती जानकी बाई को वीरता का सर्वोच्च पदक विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया। उस समय बारडा गांव पटियाला रियासत में था और महाराजा पटियाला ने भी इस वीर योद्धा के पुत्र को 500 बीघा भूमि इनाम में दी थी। इस वीर योद्धा पर न केवल जाट जाति को बल्कि भारतीय सेना व सब भारतवासियों को गर्व है। आज सेठ छाजूराम लांबा जी के पूर्वजों का, लांबा गोत्र के इतिहास का, लांबा गोत्र में जन्मे सूबेदार रीछराम लांबा के बारे में हमें जानने का मौका मिला है। दोस्तों, कल फिर 3 बजे हम सेठ छाजूराम लांबा जी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उनका बचपन कैसा था और बचपन में किस तरह के संघर्ष थे, उन संघर्षों से हमारी युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है, इस पर हमारा प्रमुख फोकस रहेगा। दोस्तों, हम अक्सर मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखते हैं और अगर आप YouTube पर भी मोटिवेशन के वीडियो देखेंगे तो हमें बाहर के लोगों की वीरता की कहानियां, उत्साह की कहानियां सुनाकर मोटिवेट किया जाता है मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग जन्मे हैं, ऐसे लोग हुए हैं जो उनसे 100 गुना अच्छे रहे हैं और उनकी कहानियां हमारी पीढ़ियां आगे नहीं चला पाई, लिपिबद्ध नहीं किया गया, किताबें नहीं लिखी गई, नहीं तो हम अपने महापुरुषों से सीख कर आगे बढ़ते। तो ये जो लोग हमारे समाज में हुए हैं, हमारे देश में हुए हैं, हमारे प्रदेश में हुए हैं, इनकी कहानियों को जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, खुद नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि प्रेरणा तो हमारे पास ही मौजूद थे। हमारा उत्साह बढ़ाने वाले लोग तो हमारे ही समाज में जन्मे थे, हमारे ही आसपास जन्मे थे। तो ऐसे लोगों के बारे में सुने, उसको दूसरों को सुनाएं, बच्चों को दिखाएं, ताकि जो महापुरुष हैं, जो भोले बिसरे हैं, जिनका जीवन उत्साह बढ़ाने वाला है, उनसे हमारी पीढ़ियां कुछ सीख सकें और हमें मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों के इतिहास का सहारा ना लेना पड़े। हमारा खुद का इतिहास इतना गौरवशाली है। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों 3 बजे। ये कोशिश थी, बताएं कैसी लगी आपको। कुछ और जानकारियां हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।